This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ के खत्म कर लिया है। आज से जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी ऐसे ही सीखेंगे कि पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, फिर आपके जो बुक के क्वेश्चंस हैं उन तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। तो चलिए पहले मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। बच्चों मुझे बताओ, आप लोग क्या समझते हो अचर से और चर से? चलो, अचर क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, सोचो और मुझे बताओ। किसी को भी याद हो अगर? ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखती हूं, इसमें मुझे बताना चर कौन है और अचर कौन है। 3y जमा 8z-c, बताइए इसमें अचर कौन कौन है और चर कौन कौन है? इंग्लिश में बोलो। अच्छा, इंग्लिश में। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे? चर जो किसी भी चीज का मान बदल देते हैं। वेरी गुड, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन। अच्छा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो ना, तो आप एक बार अपना नाम और एसआरएन लिख लो, क्योंकि ना ये हिंदी मीडियम का बैच है, इंग्लिश मीडियम का कहीं और चल रहा होगा बैच, है ना। तो आप सभी क्या करो, अपना नाम और अपना एसआरएन नंबर जो है वो कहाँ लिख लो, चैट बॉक्स में लिख लो, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। ठीक है, अभी मैं बोल देती हूँ इंग्लिश में। जो आपका अचर होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और जो चर है उसको कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है, क्या कहा जाता है इंग्लिश में? वेरिएबल। अभी बताइए, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? हिंदी में तो आपने चर की बिल्कुल करेक्ट परिभाषा बताई है, वेरी गुड वेरी गुड। और अभी बताइए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी बता सकते हैं। अब क्या समझते हो कांस्टेंट और वेरिएबल से? मीनाक्षी, ठीक है। हाँ, देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पहले तो वो बच्चे अपना नाम और एसआरएन लिख लो चैट में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश मीडियम के ग्रुप में फिर ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, प्राची है, नेहा है और मीनाक्षी है, मुस्कान भी है। ठीक है, और भी जो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। चलो, तो मैं सर को बता दूंगी इस बारे में। ठीक है, तो अभी आपने कहा कि इसमें जो चर की परिभाषा ठीक थी, वेरिएबल की डेफिनेशन ठीक थी, लेकिन मुझे बताओ इस जो यहाँ पे लिखा गया है इसमें कौन कौन चर है और कौन कौन अचर है? कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है? हाँ, y, z और c तो चर हैं। ठीक है, वेरी गुड। और 8 3 और 8 अचर है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो बस यही होता है चर और अचर के बारे में। चर मतलब जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अचर मतलब जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर होते हैं, जो बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कि जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये 3 है, इसको आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगी, कोई और पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ोगे, घर पे पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, इस आकृति को आप 3 ही तो पढ़ोगे, है ना। तो इसका मान जो है वो फिक्स है, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है, इसलिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट या फिर अचर। और ये जो y z c x y z होते हैं इनकी वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, ये कभी भी हम ऐसा नहीं बता सकते कि y के पीछे कौन है। माना कि y के पीछे एक संख्या होगी, कोई नंबर होगा, इतना तो हमें पता है कि y के पीछे क्या आएगा, y के पीछे कोई नंबर आएगा, कोई संख्या आएगी, पर वो संख्या, वो नंबर एग्जैक्ट कौन सा है वो हमें नहीं पता। जैसे कि यहाँ हमें पता है कि 3 है तो 3 ही रहेगा, यहाँ हमें पता है 8 है तो 8 ही रहेगा, लेकिन y z और c के पीछे क्या छुपा है एग्जैक्ट वो हमें नहीं पता होता। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x में x + 10 बराबर है 15। बताओ x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? 5। ठीक है, 5। अब अगर मैं इक्वेशन चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x + 10 = 16। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 6। अब यहाँ पे लिख दूं मैं x + 10 = 17, है ना। तो अब बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 7 7 आएगी, 7 आएगी।
हाँ, माइक ऑफ कर दो। तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे 5 के बराबर आ रहा है, यहाँ पे 6 के बराबर आ रहा है, यहाँ पे 7 के बराबर आ रहा है। x की वैल्यू क्वेश्चन बदलने पे बदलती जा रही है, तो इसलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं जो अपनी वैल्यूज को वेरी करता है, मतलब उसकी जिसकी वैल्यू जिसका मान बार बार बदलता रहता है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। और हिंदी में कैसे याद रखें, हिंदी में कैसे याद रखें कि इसको चर बोलना है, XYZ को चर बोलना है, तो ऐसे आप इसे ट्रिक बना सकते हो। चर मतलब जो चल रहा है, क्या कर रहा है, जो चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो मतलब ये अपनी जगह को बदल रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा x जो है वो चर है या YZC अगर चर है तो मतलब ये चल रहे हैं, इनकी वैल्यू बार 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 बदलती जा रही है, ठीक है। और अचर मतलब जो बिल्कुल अटल है, जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, एकदम फिक्स है, वो हो जाते हैं अचर और कांस्टेंट टर्म और फिक्स वैल्यू, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अभी आपको ट्रिक भी समझ आ गई होगी कैसे इनको याद रखना है, क्योंकि होता है बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं। चर अचर शब्द तो याद होते हैं पर किसको चर कहना है किसको अचर उसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपको यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। सभी को क्लियर है, चलिए वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे होते हैं अचर मतलब कि कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिखा है इन सभी की वैल्यू फिक्स है। इसको मैं √6 ही पढ़ूंगी, आप भी इसको √6 ही पढ़ोगे। इसको मैं 2 ही पढ़ूंगी, आप भी 2 पढ़ोगे। इसको मैं 0 पढ़ूंगी, आप भी 0 ही पढ़ोगे, है ना। हमें पता है कि ये 0 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये √6 लिखा है। और अचर मतलब कि साधारण सी भाषा में जितनी भी संख्याएं इस गणित में हैं, जितने भी नंबर्स इस गणित में हैं, वो हमारे लिए कांस्टेंट है, वो हमारे लिए अचर है। चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, क्या कहते हैं उसको, डेसिमल वाले हों, रूट वाले हों, हमारे लिए सभी कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। और चर कौन कौन से हैं, तो ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सभी हमारे लिए चर हैं, हमारे लिए वेरिएबल्स हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और इसकी बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो वही जो आपने अभी स्टार्टिंग में खुद से भी बताई थी और मैंने भी आपको थोड़ा, यही ट्रिक भी हमारी यही थी कि जिनकी वैल्यू बिल्कुल स्थिर होती है, जिनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है, उनको हम अचर कहते हैं, मतलब कांस्टेंट कहते हैं। और जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उनको हम चर मतलब की वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। गणित की सभी संख्याएं किसमें आती हैं, अचर की श्रेणी में आती हैं। जितने भी नंबर्स आपके पास है, नेचुरल, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर्स, फ्रैक्शन था, रैशनल नंबर, मतलब जितने भी नंबर हैं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, है ना, वो सभी आपकी इसमें अचर की कैटेगरी में आएंगी। और जितने भी आपके अक्षर हैं, लेटर्स हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, वो सभी आपके चर की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, दोबारा समझा दो ये। दोबारा समझते हैं, चलिए फटाफट से इसको समझते हैं। हमने अभी बात की चर और अचर के बारे में, ठीक है, चर और अचर के बारे में। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बस यही हमने फटाफट से सीखा कि इस गणित में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम कहेंगे अचर, क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। और जितने भी आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनको हम कहते हैं चर, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। इसको हम ऐसे, हमने ट्रिक भी बनाई इसके लिए कि चर को कैसे याद रखना है कि ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं। तो चर देखो, हमने इसको रिलेट किया चल के साथ कि हमारे जो इंग्लिश के वेरिएबल्स हैं वो चल रहे हैं, इसलिए वो चर की कैटेगरी में आ रहे हैं। चलना मतलब, चलना यहाँ पर ऐसा नहीं कि ऐसे चल रहे हैं, चलना मतलब कि वैल्यू बदलते जा रहे हैं, बार बार अपनी वैल्यू बदल रहे हैं। अब कैसे पता हमें वैल्यू बदल रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि x में 10 जोड़ो 15 आ रहा है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने कहा x की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी। फिर हमने कहा x में 10 जोड़ने पे अब 16 आ रहा है, तो अब x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई। फिर हमने कहा कि x में 10 जोड़ने पे 17 आ रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई। तो x की वैल्यू क्या कर रही है, x की वैल्यू खुद को बार बार बदल रही है, फिक्स नहीं रह रही है, चल रही है, अपनी वैल्यू चेंज करती जा रही है। इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं चर का, या इंग्लिश में बोलें तो इसको हम नाम देते हैं वेरिएबल का, क्योंकि इसकी वैल्यू हर बार वेरी करती है। अगर कहीं पे x लिखा है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस x के पीछे हमेशा ही 5 आएगा, जी नहीं, इसके पीछे कुछ भी आ सकता है, x की जगह पे कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है। तो बस इतना ही हमने सीखा अभी चर और अचर के बारे में। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो सोनिया। नो मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसकी परिभाषा हमने देखी,
अब हम देखेंगे बीजीय व्यंजक। तो बताओ बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर अचर हमने पढ़ा, अब बीजीय व्यंजक भी आप ही बताओ पहले, आपको थोड़ा बहुत अगर याद है तो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी को भी याद हो अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बता दो, या बीजीय व्यंजक। ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो, अभी हमने चर और अचर के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो बीजीय व्यंजक भी उन्हीं से मिलके बनता है। तो ध्यान से इसको हम देखेंगे। चर तथा अचर के साथ संक्रियाओं से मिलकर बने हुए व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब कि एक बीजीय व्यंजक बनने के लिए क्या क्या हमारे पास होना चाहिए? एक तो हमारे पास चर होना चाहिए, दूसरा हमारे पास अचर होना चाहिए, तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? इनके बीच में कोई ना कोई संक्रिया हो रही हो, या तो ये आपस में जुड़ रहे हो, या तो माइनस हो रहे हो, या तो गुणा हो रहे हो, या तो भाग हो रहे हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं x जमा 10, तो क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? बताओ जरा, क्या मैं इसे कहूंगी कि ये एक बीजीय व्यंजक है? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि इसके पास तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? चर, अचर और संक्रिया। संक्रिया मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। वैसे अगर मैं आपके पास यहाँ पे लिखूं 3x, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम, ये गुणा में हो रहा है। बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता ना, उनके बीच में हमेशा ही गुणा होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने 3 और x को साथ में लिखा है, इनके बीच में कोई साइन तो नहीं है, बट फिर भी ये बीजीय व्यंजक है क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं, ठीक है। इसे भी हम कहेंगे कि ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10 जमा 8 माइनस 7 जमा 9, क्या ये भी बीजीय व्यंजक है? नो मैम। नो मैम। नहीं है। क्यों? मैम इसमें चर नहीं है। चर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका भी तो कुछ नाम होगा ना, तो इसका नाम क्या हो सकता है? सोचो सोचो। ठीक है, मैं बताती हूँ। क्योंकि इसमें हमें सभी जगह संख्या दिख रही है और अंक दिख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं अंक गणित व्यंजक, ठीक है। ये हमने पिछली बार पढ़ा था, मतलब पिछले साल पढ़ा था 9th में, अंक गणितीय व्यंजक। क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है? इसमें सिर्फ नंबर नंबर है, तो इसको हम कहेंगे अंकगणितीय व्यंजक। लेकिन जैसे ही चर, अचर और साथ में संक्रिया आ गई, तो हम कहेंगे कि वो एक बीजीय व्यंजक जो है वो बन गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो y जमा 5 भी एक बीजीय व्यंजक है। 3x की घात माइनस 2 जमा y जमा 8 भी एक बीजीय व्यंजक है। और 33z माइनस 78f जमा 2s, ये भी क्या है? तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। क्योंकि बीजीय व्यंजक कहता है बस 3 चीजें लेके आओ, उनको जैसे मर्जी लिखो। 3 चीजें लेके आओ, जैसे मर्जी लिखो, उसको मैं बीजीय व्यंजक का नाम दे दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं बहुपद की। तो बहुपद क्या होता है? जो आपके चैप्टर का नाम भी है बहुपद, इसके बारे में हम सीखेंगे कि बहुपद के बारे में हम पढ़ने तो जा रहे हैं, पर पहले ये सीखेंगे कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद की परिभाषा अगर हम देखें, तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होते हैं। ध्यान से इस चीज को नोट करना, बिल्कुल, मतलब माइंड में नोट करना, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि बहुपद क्या है। बहुपद भी असल में एक बीजीय व्यंजक ही है। अगर बहुपद बीजीय व्यंजक है तो मतलब इसमें क्या क्या चीजें होंगी? इसके पास क्या क्या चीजें होंगी? चर और अचर। और साथ में अचर और घटा माइनस गुणा। हाँ, कोई भी संक्रिया, ठीक है, उसको हम कहते हैं संक्रिया या फिर ऑपरेशन, कोई भी संक्रिया होगी, ठीक है। लेकिन फिर इसमें कहा कि ये भी एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, इसमें कुछ खास है। इसमें क्या खास है? तो वो भी आपको आगे लिखा गया है कि जो हमारा चर होगा, चर मतलब a से लेकर के z तक जितनी भी चीजें हैं, उन सभी की जो घात के अंक होंगे वो कैसे होने चाहिए? वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो चलो पहले तो यही बता दो कि पूर्ण संख्या क्या होती है। मैम 0 से स्टार्ट होती है जो। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती हैं और 0 अनंत तक अंत तक रहती हैं। ठीक है।
0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगी। ठीक है, ये पूर्ण संख्या है। और इसके बारे में भी बता दो जो जो पूर्ण संख्या नहीं होगी। -1 -2। ठीक है, माइनस वाली मतलब कि माइनस वाली संख्या नहीं होगी पूर्ण संख्या। और जो भाग में डिवाइड में हो, बटे में। हाँ ठीक है। नंबर 1, माइनस वाली जो संख्याएं हैं, नेगेटिव नंबर्स पूर्ण संख्या की कैटेगरी में नहीं आते। दूसरी चीज, बटे वाले p बटा क्यूब भी इसमें नहीं आते। दूसरा चीज, वर्गमूल वाले नंबर, ठीक है, वर्गमूल वाली संख्याएं भी इसके नहीं आती हैं। और दशमलव, दशमलव वाली संख्याएं भी पूर्ण संख्या की कैटेगरी में नहीं आएंगी। और कोई रहता है अगर? ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, जैसे कि -2 -3 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/4 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है। वर्गमूल 10 पूर्ण संख्या नहीं है। और दशमलव वाली संख्याएं भी पूर्ण संख्या नहीं है। सभी को क्लियर हुआ? ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से आप सीखोगे बहुपद को पहचानना। और बहुपद को पहचानने के जो ये सवाल है बच्चों, ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, जो आपको 10th का एग्जाम आएगा उसमें बहुपद के चैप्टर से क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। एक एक नंबर के, उसमें 4 ऑप्शन होंगे। पूछा जाएगा बताओ इन चारों में से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। तो ध्यान से सीखना कैसे पहचाना जाता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, पूर्ण संख्या कौन कौन होंगी और कौन कौन नहीं होंगी। जिन बच्चों को ये क्लियर है वो वाई टाइप करें, इसमें डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि एक नंबर भी बहुत जरूरी होता है, एक एक मार्क्स की भी कीमत है ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया पूर्ण संख्या के बारे में। अब मुझे बताओ घात क्या होती है। ये तो आपको सभी को अच्छे से क्लियर ही है पहले से। घात क्या होती है? जैसे मैं लिखूं यहाँ पे y के सिर पे 10, यहाँ पे बताओ y की घात कितनी है? 10। ठीक है, y की घात कितनी है? 10। 10 है। और अगर मैं लिखूं 50 3 z 5, z की घात कितनी है? 5। 5 ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। देखो z की घात को 3 मत कहना, क्योंकि वो 3 किसकी घात है? 3 50 50 की। z की घात है 5। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, घात भी पढ़ लिया और पूर्ण संख्या कौन होती है नहीं होती है वो भी पढ़ लिया। अब जो बहुपद की परिभाषा है वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बहुपद कहता है कि देखो, चर अचर और संक्रिया तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो चर का इस्तेमाल करोगे उस चर के सिर पे जो घात लिखोगे वो पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। मतलब इस तरह की होनी चाहिए वो। ठीक है, वो नेगेटिव ना हो, वो बटे में ना हो, वो वर्गमूल वाली ना हो और वो दशमलव वाली ना हो। कौन? तो चर की घात। चर मतलब a से लेकर के z तक। ठीक है, यहाँ पे संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यहाँ पे चर की बात की गई है। तो जब भी आप बहुपद में देखोगे तो सिर्फ चरों की घात देखना, संख्या की घात मत देखना। जैसे आपने यहाँ पे किया ना, 50 मैंने लिखा था 50 की घात 3 z की घात 5, तो आपने सिर्फ z की घात देखी 5 है, 50 को आपने इग्नोर किया। ठीक वैसे ही बहुपद जब देखते हो, बहुपद को जब पहचान करते हो, ठीक वैसे ही अचर को मत देखना। मतलब संख्या की घात और संख्या को मत देखना, सिर्फ चर को देखना। और उसमें भी क्या चीज देखनी है? तो उसकी घात देखनी है। ठीक है, तो अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी, आपने बताना है इसको आप बहुपद मानोगे या नहीं मानोगे। ठीक है, सबसे पहला जो आपके लिए एग्जांपल उदाहरण है वो है x की घात 15 माइनस 15 की घात -4। बताइए क्या ये बहुपद है या फिर नहीं है? नहीं है, क्यों? कारण भी बताओ। सही बच्चे देखो अच्छे से, फिर से रिपीट करती हूं। x की घात 15, हाँ कोई कुछ कह रहे थे, बताओ बताओ बेटा। एकदम से सभी चुप ही हो गए, कुछ तो बोलो। मैम चलो, ये बहुपद है। बहुपद है, क्यों? कारण बताओ। मैम इसमें x की घात 15 दे रखी है। हाँ, और 15 क्या है?
पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, बिल्कुल सिंपल। तो हाँ, हम कहेंगे ये बहुपद है। क्यों है? अरे क्योंकि जो हमारा चर है एक्स है, एक्स चर है, चर की घात हमने देखनी है तो 15 है, 15 तो पूर्ण संख्या है, तो ऐसे इसलिए। ठीक है, अगर आप इसको देखते हो तो 15 की घात यहाँ पे -4 है, लेकिन वो तो 15 की घात है ना, उससे हमें क्या लेने देना, हमें तो अपना चर देखना है और चर की घात देखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो ये बहुपद होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल आप सभी के लिए है 3/4 y की घात 9 जमा 10। बताओ ये बहुपद है या नहीं? मैम है। मैम है। यस मैम। क्यों? इसकी घात 9 है और ये पूर्ण संख्या है। किसकी घात 9 है? उसका नाम लो। y की घात 9 y है। की घात, बिल्कुल सिंपल, y की घात 9 है, पूर्ण संख्या, तो हम कहेंगे बहुपद है। ठीक है। x माइनस y की घात -4 -10, ये बहुपद है या नहीं? नो मैम, बहुपद मैम नहीं नो है। नहीं है, मैम नहीं है। क्यों? कारण भी बताओ। मैम क्योंकि क्योंकि मैम इसकी नेगेटिव पावर है। माइनस में है। किसकी पावर? उसका नाम लो ना। मैम वाई y की की पावर। y की, बिल्कुल करेक्ट। देखो इस बहुपद में दो चर थे, एक था आपका x और एक था y, है ना। तो हमने देखा x की घात तो कुछ है ही नहीं, जिसकी घात पे कुछ नहीं होता उसकी घात में कौन होता है? एक। एक होता है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो एक भी तो पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे x की घात तो पूर्ण संख्या में थी, लेकिन y की घात जब हमने देखी तो y की घात थी -4, और -4 तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर तो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन एक और सवाल है मेरा, क्या ये बीजीय व्यंजक कहलाया जा सकता है? क्या इसको आप बीजीय व्यंजक कह सकते हो? यस नो मैम। नो मैम, क्यों? क्योंकि मैम ये नेगेटिव है। क्या है बेटा ये? नेगेटिव। हाँ, लेकिन बीजे व्यंजक ने तो कोई शर्त ही नहीं रखी। बीजे व्यंजक ने कहा चर लेके आओ, अचर लेके आओ, जैसे मर्जी उनको जोड़ घटा के लिख दो, बीजे व्यंजक बन जाएगा। अब मैम बताओ। इसमें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। नहीं, वो तो बीजे व्यंजक ने नहीं कहा, वो किसने कहा? किसके लिए बहुपद। पूर्ण संख्या होना? हाँ, बहुपद के लिए। ठीक है, तो इसको हम बीज, लेकिन इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक कहलाया जा सकता है, क्योंकि बीजीय व्यंजक कोई शर्त नहीं रखता। बीजीय व्यंजक सिर्फ इतना कहता है कि चर और अचर लेके आओ, उनको जोड़ो घटाओ, उनकी जो मर्जी घात रखो, जैसे मर्जी लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीन चीजें होनी चाहिए, चर अचर और संक्रिया। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक तो ये होगा, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद ने कहा कि चर अचर और संक्रिया होने के साथ साथ चर की घात पर भी ध्यान देना। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये बहुपद की परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन ये बीजीय व्यंजक की परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए ये एक बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, एक और उदाहरण करते हैं और आगे बढ़ेंगे उसके बाद। अगला क्वेश्चन है, मान लो आपके पास जो है वो एक मैंने लिखा यहाँ पे a प्लस b प्लस c की घात 2/3 -4। क्या ये बहुपद है? नो मैम। नो मैम। क्यों? मैम इसमें c की घात 2/3 मैम c की पावर है ना, हम्म 2/3 है। और वो पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं होती। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, पर क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम। बिल्कुल, यस मैम। बीजीय व्यंजक तो ये बन जाएगा, क्योंकि बीजीय व्यंजक ने कोई शर्त ही नहीं रखी है, पर बहुपद नहीं बन पाएगा। तो बस यही अंतर होता है एक बहुपद और बीजीय व्यंजक में। बहुपद क्या है? बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही है, पर एक खास तरह का बीजीय व्यंजक है। उसमें क्या खास था तो हमने सीख लिया। उसमें खास ये था कि जितने भी चर होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उनकी जो पावर होगी वो हमेशा ही पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी होनी चाहिए, नेगेटिव, बटे वाली, रूट वाली या दशमलव वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बीजीय व्यंजक। तो देखो यहाँ पे जो है वो घात लिखी है 2/3। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बीजीय व्यंजक का नाम तो देंगे, पर इसको हम बहुपद का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, वैसे ही मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि इसको हम बीजीय व्यंजक तो कह रहे हैं पर बहुपद नहीं कह रहे? क्या हुआ यहाँ पे ऐसा? सोचो। x रूट में है। तो रूट में है तो उससे क्या होगा? रूट वाली संख्याएं। नहीं, देखो रूट वाली संख्याएं
तो नहीं होगा। वो तो हमने सीखा था कि रूट वाली संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, है ना, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा कि रूट वाली संख्याएं बहुपद नहीं होती। अब इस रूट के से कुछ ऐसा हो रहा है कि ये बहुपद की कैटेगरी में नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि हमने यहाँ पे घात देखनी है, ठीक है, क्या देखनी है? घात देखनी है। अगर मैं आपको बोलूं इस वाले x की घात बताओ, तो कितनी बोलोगे आप? कितनी है? दो। दो। मैम टू। अब बोलो मैं इस वाले x की घात बताओ, तो आप कितनी बताओगे? एक। थोड़ा सा गलत है, इसके सिर पे लगा है वर्गमूल। वर्गमूल को घात में बदलो। तो x की पावर 2। नहीं, वर्गमूल है बेटा, वो वर्गमूल है। 1/2। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। x की पावर कितनी होगी? 1/2, क्योंकि वर्गमूल को जब घात में बदलते हैं तो वो 1/2 घात बनता है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि x की घात यहाँ पर कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। और हमने अभी अभी तो सीखा कि 1/2 क्या होता है? पूर्ण संख्या नहीं होती। इस वजह से ये जो है वो बहुपद की कैटेगरी में नहीं जा सकता। किस किस को ये बात क्लियर हुई? बताओ जरा। यस मैम। सभी को क्लियर है? ठीक है। आपका चर जो है, यस मैम। चर जो है वो वर्गमूल के अंदर था, x जो है वो वर्गमूल के अंदर था। तो हमने कहा जब इस वर्गमूल को हटाएंगे तो घात बन जाएगी 1/2। अब घात अगर 1/2 बन गई तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो x है उसकी जो घात है, मतलब हमारे चर की जो घात है, वो तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं बन सकता। अब इसी का अगर मैं अगला यहाँ पे ये वाला उदाहरण लूं, अगला उदाहरण है वर्गमूल 5 x की घात कुछ भी नहीं जमा 7 x की घात 2। अब यहां पर बताओ क्या इसको मैं बहुपद कह सकती हूँ? नो मैम। क्यों? नो मैम। हम इसमें घात 1/2 आ गई x की। किसकी? कैसे पता x की घात 1/2 है? वर्गमूल 5x। नहीं, तो वर्गमूल तो 5 पे लगा है। वर्गमूल तो 5 पे है ना, x पे तो नहीं है। अब बताओ बहुपद है या नहीं? मैम बहुपद है। मैम बिल्कुल, है। क्योंकि जो वर्गमूल लगा है वो 5 पर है। अगर आप इसकी घात को बदल के लिखना भी चाहो तो आप 5 की घात 1/2 लिखोगे। x तो बेचारा ऐसे कैसा ही रहेगा, है ना। इस x की घात तो यहाँ पे 1 की 1 ही रहेगी, और यहाँ पे 7x² है, यहाँ पे इसकी घात 2 की 2 ही रहेगी। ये दोनों ही घात कैसी है? पूर्ण संख्याओं वाली घात है। तो हम कहेंगे ये बहुपद है, क्योंकि हमें संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या आपकी माइनस वाली आ जाए, बटे वाली आ जाए, रूट वाली आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमें अपने चर से, अपने वेरिएबल से पड़ेगा। अभी थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हुआ कि कैसे कैसे देखना है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे और बहुत से इसके उदाहरण करेंगे। चलो अभी 4 केसेस पढ़ लेते हैं फटाफट से कि बीजीय व्यंजक जो है वो कब कब बहुपद नहीं कहलाया जा सकता। ये जो कि हमने बिल्कुल पहले भी क्लियर कर ही लिया है। पहली बात, अगर आपके चर की घात ऋणात्मक हो, आपका जो चर है, आपके पास जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, अगर उनकी घात कैसी हो जाए? नेगेटिव हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हुआ, x की घात -2 आ गई, तो हमने कहा ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, कब बहुपद नहीं कहलाया जा सकता? जब इसकी घात भिन्न में हो। किसकी? चर की। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a की घात 5/6 जमा 9/5 जमा 7, ठीक है, या इसको x लिख लो ऐसे, तो ये क्या होगा? ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जो a है, जो हमारा चर है, उसकी घात बटे में आ गई, और बटे में आ गई तो मतलब पूर्ण संख्या नहीं रही, इसलिए ये बहुपद की कैटेगरी में नहीं गया। तीसरी कंडीशन है, अगर आपका चर जो है वो वर्गमूल के अंदर हो, जैसे कि ऐसा वर्गमूल x, ठीक है, या वर्गमूल y, या वर्गमूल a, ऐसा कुछ हो, जमा 1, ऐसा कुछ हो। आपका जो चर है अगर वो वर्गमूल के अंदर आ रहा हो, तब वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इनको जब हम घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो x के सिर पे 1/2 घात आएगी, y के सिर पे 1/2 घात आएगी, और a के सिर पे भी 1/2 घात आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुपद नहीं होंगे। पर वहीं अगर मैं आपको दूसरा केस बताऊं, केस अगर ऐसा हो तो इस केस में बहुपद होगा या नहीं? बताओ। मैम होगा। ठीक है, तो याद रखना, संख्या पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता, सब कुछ डिपेंड करता है चरों के ऊपर।
बस, तो ये था इसमें थोड़ा सा समझने वाला। अगला है चर हर में हो, ठीक है, जो आपका ये चर है वो हर में हो, जैसे कि ऐसा हो 1/x अगर हम लिखें, या फिर हम 20/y+8 ऐसा लिखें, तो क्या होता है, तब भी हम इनको बहुपद नहीं मानते हैं। क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि अगर आप अपने इस x को इस बटे के ऊपर ले जाना चाहोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं 4 लिख लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 4x⁻1। यहाँ पे x की घात 1 है, पर जब वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है, मैंने x को उठा के हर में से जब अंश में ट्रांसफर कर दिया, तो इसकी घात जो है वो माइनस की हो जाएगी, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे घात नेगेटिव आ गई, तो हम कहेंगे कि ये भी क्या है, ये भी बहुपद नहीं है। सभी को क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, तो एक सवाल था जो आपने तो मुझसे नहीं पूछा, मैं ही पूछ लेती हूँ, क्यों होता है ऐसा? इसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये नेगेटिव क्यों हो जाती है, बताओ? मैंने बोला और आपने मान लिया, पूछा तक नहीं कि क्यों होता है। पूछा करो, क्वेश्चन पूछोगे तभी तो मजा आएगा ना। अब आपने नहीं पूछा तो मतलब आपको पता होगा, तो अब मुझे बताओ। अगर मैं ऐसे लिखूं 50/y3, तो जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगी तो ये बन जाएगा 50y3 मैम क्यों जब होता होगा? को बताओ बताओ। भाग से मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो बस उनके जो संक्रियाएं होती है वो बदल जाती हैं। नहीं, पर वो तो ऐसा होता ना, अगर हम बराबर है कि उस पार भेज रहे होते, वो तो तब होता, पर यहाँ तो हम बस इसको नीचे से ऊपर उठा के ला रहे हैं, ठीक है। तो इसको अभी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको एक और कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको ये चीज समझ आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना भाई, जो मैंने बोला कि जब हर में से आप किसी भी चीज को, मतलब किसी को भी लाओ, आप चाहे संख्या लेके आओ, आप चाहे ये ऐसे वेरिएबल्स लेके आओ, इनको लेकर के जब भी ऊपर इनको शिफ्ट करोगे तो इनकी पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, माइनस में चली जाती है। और अगर ये पहले से ही माइनस में होगी तो ऊपर आके ये जमा की हो जाएगी, ठीक है। इसके पीछे एक फॉर्मूला क्या, एक रीजन है, वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो कि अगर आपका वेरिएबल नीचे आ जाए तो ये बहुपद नहीं होगा। अच्छा, अगर उल्टा हो जाए, अगर मैं लिखूं x/50, ये बहुपद होगा? यस मैम। यस। Yes, क्यों? ma'am. क्योंकि x की घात तो यही रहेगी मैम ना। स्क्रीन चली गई। अच्छा, एक मिनट, मैं फिर से रीशेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, x की घात तो वही रहेगी ना, x की घात थोड़ी में ना बदल रही है, x की घात तो वही रहेगी। अगर घात बदलेगी तो फिर 50 की बदलेगी, क्योंकि 50 ऊपर आएगा। हाँ, हाँ, अभी आ मैम। जाएगी, अभी आ जाएगी। अभी देखो, Yes, ma'am. चलो ठीक है, ये 4 कंडीशन सभी को याद हो गई। फटाफट से करते हैं इसका क्विक रिवीजन। कब 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 आपका बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा? जब उसके चर की घात, मतलब कि ए से लेकर के जेड तक जो लिखते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट, उनकी घात अगर नेगेटिव हो जाए तब उसको बहुपद मानने से मना कर देना है। जब उस चर की घात बटे में आ जाए तब भी उसको आपने बहुपद मानने से मना कर देना है। जब चर जो है वो वर्गमूल के अंदर बैठ जाए तब भी आपने उसको बहुपद नहीं मानना है। और जब चर क्या करे, बटे के नीचे चला जाए, तब भी आपने उसको बहुपद नहीं मानना है। लेकिन इन चारों ही केसेस में जो भी चीज बन रही होगी वो बीजीय व्यंजक तो होगी पर बहुपद नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलो, अभी अगर आपने इसको मोटा मोटा सीख लिया है तो अभी आप कुछ सवालों के जवाब दोगे। आपने बताना है d² - 3d+8, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम। ठीक है, क्या ये बहुपद है? यस मैम। यस No, मैम। ma'am. No, ma'am. एक चीज है। बोलो, यस No, नहीं? ma'am. No, ma'am. क्यों नहीं है? कारण बताओ, बहुपद क्यों नहीं है? मैम है। किसी ने बोला ना नहीं है, तो क्यों नहीं है वो पूछ रही हूं मैं। देखो, ये बहुपद है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा चर, मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट, मतलब एक तो डी था यहाँ पर और एक डी था यहाँ पर। इस डी की घात थी 2, इस डी की घात है 1, दोनों ही घातें पूर्ण संख्या की है, तो ये बहुपद होगा, ठीक है। अगला बताओ, h/7 × 2, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम। Yes, ma'am. क्या ये बहुपद है? यस मैम। No, ma'am. Yes, ma'am. यस, ये बहुपद है। क्यों?
क्योंकि देखो मैंने इसमें हमने देखा चर h है और h की घात जो है वो 1 है। h ऊपर बैठा है ना, अगर h नीचे होता तब हम मना करते, पर h तो ऊपर बैठा था, इसकी घात तो 1 है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये बहुपद होगा। आगे बताओ, 3 वर्गमूल के अंदर है n माइनस 34n, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम। क्या ये Yes, बहुपद है? ma'am. नो मैम, नो मैम। No, ma'am. क्यों, कारण बताओ। क्योंकि मैम मैम n क्योंकि पावर n जो है ना रूट के अंदर है और n की पावर 1/2 है। हाँ देखो, क्योंकि ये वाला जो n यहाँ पर है ये वर्गमूल के अंदर बैठा है, इसको जब आप पावर में बदलोगे तो इसकी घात आएगी 1/2, है ना। इस वाले n की घात भले ही 1 है यहाँ पर, लेकिन जो इधर पहले n लिखा है रूट के अंदर वाला, इसकी घात 1/2 आ रही है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद भी नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं अगले सवाल। वर्गमूल के अंदर है 6, बाहर है k, -5 के जमा 9h -2, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम। क्या ये बहुपद है? यस मैम। यस। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी h है। बात करें इस k की, तो ये k जो है वो वर्गमूल के अंदर नहीं था, वर्गमूल से बाहर ही बैठा था, तो इसकी घात जो है वो 1 ही रहेगी, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, सबकी घात 1 है, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद है, पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। स्क्रीन फिर से क्यों नहीं नजर आ रही? बाकी बच्चों को नजर आ रही है क्या? यस यस मैम। मैम। बेटा एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो, कभी कभी नेटवर्क का इशू भी होता है, इसलिए भी ऐसा होता है ना। एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करके देखिए। चलो आखिरी बताओ, 5/c -10, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम। यस। क्या ये बहुपद है? नो मैम। यस। नो मैम। नहीं है। क्यों? सी है ना नीचे है। c अपॉन के नीचे है, ठीक है, बटे के नीचे जाएगा तो फिर वो बहुपद नहीं होता। चलो तो अभी देखते हैं इसको फिर से। अब यहां से हमने सीखा कि जितनी भी चीजें यहाँ पर थी, जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी गई थी, ये सभी के सभी क्या थी? ये सभी के सभी बीजीय व्यंजक थी, ठीक है, ये सभी के सभी क्या थी? बीजीय व्यंजक थी। लेकिन बहुपद की बात करें तो सभी के सभी बहुपद नहीं थे, ठीक है। तो अभी देखो, ये दोनों बहुपद है और ये बीजीय व्यंजक भी है, ये भी बहुपद है और ये भी बीजीय व्यंजक है ना। लेकिन ये बीजीय व्यंजक तो है पर ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। तो इससे हमने एक चीज जो है वो यहां से इसका निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला, एक स्टेटमेंट लिखूंगी, आपने बताना है सही है या गलत है, कि इस गणित में जितने भी बहुपद हैं वो सभी के सभी बीजीय व्यंजक है। यस मैम। जितने भी बहुपद हैं इस दुनिया में, इस गणित में, उन वो सभी के सभी जो है वो बीजीय व्यंजक होते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाए जा सकते हैं, ठीक है। यस मैम। ये ट्रू है, नो मैम। ये ट्रू है। देखो, क्योंकि जो जो बहुपद की कैटेगरी में आ रहा है वो बीजीय व्यंजक भी तो आ रहा है, सिंपल। तो अगर कोई चीज है जिसको आप बहुपद का नाम दे रहे हो तो उसको आप बीजीय व्यंजक भी कहोगे। जितने भी बहुपद हैं वो सभी के सभी एक बीजीय व्यंजक भी हैं, लेकिन क्या सभी के सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नो मैम। नो मैम। ठीक है, एक बार इसको मैं लिख लेती हूँ फटाफट से। सभी बीजीय व्यंजक, ये स्टेटमेंट आपको आ सकती है, बहुपद नहीं होते। हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो चीज बीजीय व्यंजक की कैटेगरी में आ रही है वो बहुपद की कैटेगरी में भी आए, लेकिन हर बार ऐसा जरूर होगा कि जो बहुपद है वो बीजीय व्यंजक भी है, ठीक है, ऐसा हर बार होगा। तो इन दो लाइनों को अपनी कॉपी पे जरूर नोट करना, सभी के सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं लेकिन सभी के सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। अगर इसको नोट कर लिया है तो वाई टाइप करेंगे, इसका मैम स्क्रीनशॉट कर भी ले दिया। सकते हो, अगर नोट नहीं करना तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, जो कि हमें दिख भी रहा है। जितने भी बहुपद थे वो सभी बीजीय व्यंजक थे ही थे, लेकिन जितने भी बीजीय व्यंजक थे वो सभी बहुपद नहीं थे, ठीक है। चलो तो अभी एक आखिरी बार पूछ लेती हूँ आपसे एक सवाल।
वर्गमूल 15x जमा 5, क्या ये बहुपद है? यस मैम। यस मैम। 15 वर्गमूल के अंदर x जमा 5, क्या ये बहुपद है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब पोल में आएंगे, ठीक है, बहुपद है या नहीं है ऐसे क्वेश्चन आपको पोल में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया। चलिए तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन पोल में। सभी तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों पोल मैंने कर दिया है एंड, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको नजर आ रहा होगा, आपसे पूछ रहे हैं कि वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ y, क्या ये बहुपद की कैटेगरी में आएगा? अगर आपको लगता है हाँ ये बहुपद है तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना, अगर आपको लगता है बहुपद नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना। मैंने 4 ऑप्शन दे दिए थे, तो अभी मैं उनको ठीक कर देती हूँ। पता लगा किसी बच्चे ने CBA पे क्लिक कर दिया है ना, और वो तो ऑप्शन है ही नहीं। चलो अभी आप सभी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। वर्गमूल के अंदर बैठा y एक बहुपद होगा या नहीं होगा? कर दिया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जिन बच्चों ने कर दिया है बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करो। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, सभी कोशिश करेंगे, सभी अपना आंसर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ऐसे क्वेश्चन ना आपको MCQs में आएंगे, मतलब 10th क्लास के MCQs में, ठीक है, तो इनको अच्छे से सीख लो कि बहुपद कौन होता है और कौन नहीं होता है। वेरी गुड वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए जिन बच्चों ने आंसर दे दिया हैंड रेज करो। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो हैंड रेज करेंगे, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो हैंड रेज नहीं करेंगे। प्रियांशु आप भी एक बार ट्राई करना, प्रियांशु बेटा आप भी ट्राई करना एक बार, अगर आपसे पोल का ऑप्शन आता है तो, ठीक है। चलो 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया आंसर दे दीजिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सवाल है ना। 10। कर दिया। ओके ओके, अभी मैं 10 सेकंड का वेट कर कर दिया रही मैम। हूँ। ओके बच्चों, 10 9 मैम। 8 ओके 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। अभी भी जो है वो 4 बच्चे थोड़े थोड़े से कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं, अपनी कंफ्यूजन आप पूरी यहाँ पे दूर कीजिए। चलो बताओ ऑप्शन नंबर ए या बी? मैम बिल्कुल, ये बहुपद बी। नहीं है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जब आप वर्गमूल हटा करके y की घात लिखोगे तो y की घात 1/2 आएगी। वर्गमूल को जब भी घात में लिखा जाता है तो घात 1/2 बन जाती है, और बहुपद कहता है कि मेरा जो चर है, चर मतलब ये XYZ ABCD, इसकी घात अगर 1/2 है तो फिर मैं इसको बहुपद का नाम नहीं दूंगा। इसकी घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या, ठीक है, लेकिन इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं थी तो इसलिए हमने कहा कि ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। पर अगर यहाँ पे ऐसा केस होता, मान लो यहाँ पर होता वर्गमूल के अंदर 3 और बाहर y होता, तो हम कहते हाँ, तब हम कहते कि हाँ ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर की जो घात है, चर मतलब y, आपने देखो, आपने इंग्लिश के अल्फाबेट ही देखने हैं, बाकी कोई नहीं देखना है, ठीक है। इसकी घात यहाँ पे कितनी होती? इसकी घात यहाँ पे 1 ही होती, ऐसे इसको लिखते 3 की घात 1/2, y की घात 1, y की घात 1 ही है, पूर्ण संख्या ही है, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद है। लेकिन यहाँ पे क्या था, y ही बेचारा वर्गमूल के अंदर था, उसी की घात 1/2 आ रही थी, तो फिर हमने कहा कि नहीं ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कंडीशन। पहली चीज, चर वर्गमूल के अंदर ना हो। दूसरी चीज, चर की घात नेगेटिव ना हो। तीसरी चीज, चर हमारा बटे के नीचे ना हो। और चौथी चीज, चर की घात भिन्न में ना हो। अगर ये 4 केसेस आपको दिखते हैं तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में ही। तो अभी के लिए बच्चों चैट आपकी हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों ये है, निम्नलिखित में से कौन है जिसको आप बहुपद कहोगे? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी पढ़ लेती हूँ। 3 वर्गमूल x जमा 2x - 7, ये आपका वर्गमूल x है, इसके अंदर है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी है 1/x² जमा 3x जमा 10। ऑप्शन नंबर सी है x की घात 3 माइनस 5x। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। कौन इसमें से बहुपद है जो बहुपद की परिभाषा को अच्छे से वो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, उसको ढूंढो। अगर ढूंढ लिया है तो फिर पोल में जाकर के अपना आंसर आप दे सकते हो। कौन है जो बहुपद है? कर दिया मैम। मैंने कर दिया। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 9 बच्चों के आंसर आ गए, शाबाश शाबाश, सभी कर दिया मैम। ओके बेटा, वेरी गुड। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। हाँ, 14 बच्चों ने आंसर दे दिए। सभी आंसर करो भाई, सिंपल सिंपल से तो सवाल है। इतना ही पूछा है भाई कौन इसमें बहुपद होगा, तो अच्छे से देख लो पहले तो, है ना, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 16 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 21 बच्चे क्लास में हैं, 5 बच्चे अभी भी आंसर नहीं कर रहे, ऐसा क्यों है? अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हो तो क्लास में एक्टिव रहना है, तभी तो माना जाएगा कि आपने क्लास को ज्वाइन किया। सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास कभी मत लगाओ, क्लास में आए ही हो तो कुछ सीख लो, है ना। चलो, अभी 18 बच्चों ने आंसर दे दिया, तो अभी मैं 10 सेकंड का वेट कर रही हूँ। 3 बच्चे रहते हैं, वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए बच्चों पोल आपका हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ही। तो इस बार भी 4 बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, देखेंगे कहां पे गलती हुई होगी। बताओ कौन इसमें बहुपद है? सी। सी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पर लिखा था x की घात 3 माइनस 5x। ये क्यों नहीं होगा बहुपद? क्योंकि यहाँ पे लिखा था 3 और वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ था x। वर्गमूल के अंदर तो भाई हमें x y z ABCD चाहिए ही नहीं, तो इसलिए ये वर्गमूल के अंदर आ गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पूरा का पूरा बहुपद जो या बीजीय व्यंजक जो है वो बटे के नीचे बैठा हुआ है। अब ये पूरा का पूरा बटे के नीचे आ गया, तो इन सबको जब ऊपर लेके जाओगे तो सबकी घात माइनस हो जाएगी, ठीक है, और हम कहेंगे कि नहीं, ये भी हमारा बहुपद जो है वो नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो है चर की घात पूर्ण संख्याएं थी, ठीक है। उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, इसमें से एक ही ऑप्शन सही था, वो था ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, जो कि बहुत से बच्चों ने दिया भी है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। अब जब हम इस वाले टॉपिक को समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि ऐसा लिखते हैं जब, ठीक है, कि जब हम ऐसा लिखते हैं और जब इसको ऊपर भेजते हैं तो ये ऐसा क्यों बन जाता है। अब मुझे नहीं पता अभी ये कवर होगा या नहीं, अगली क्लास में भी कवर हो सकता है, पर कवर जरूर होगा, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज बहुपद की घात की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक बहुपद लिखा, आप मुझे बताओ इसकी घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात। हाँ बताओ। 2 होगी। क्यों क्यों, कारण भी बताओ ना। मैम 1। 1 होगी तो क्यों होगी, 2 होगी तो क्यों होगी, 3 होगी तो क्यों होगी? मैम इनकी घात सबसे बड़ी 2 ही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुपद की घात को देखने के लिए बच्चों आपको देखनी है इस बहुपद में उपस्थित सभी चरों की घात, सभी चरों की घात आपने देखनी है, ठीक है। तो इस बहुपद को मैं फिर से नीचे लिखती हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा है ये, इसको समझाना। 4x की घात 2 माइनस 3x जमा 7। अब मैंने देखा कि मेरे जो ये बहुपद था इसके पास जो है वो 4 और 3 के पास तो क्या है, चर है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से निकालूं, यहां से घात निकालूं, तो
पहली घात इसकी 2 आ रही है, दूसरी घात इसकी 1 आ रही है। घात किसकी देखनी है? तो चर की। मैंने यहाँ पे x की घात देखी, x की घात यहाँ पे 2 थी, ठीक है, तो नीचे मैंने 2 लिखा। x की घात यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम उसको 1 मानते हैं, कभी भी इसको 0 मत मानना। कितना मानते हैं इसको? हम 1 मानते हैं। अब 7 के पास तो कोई चर ही नहीं है, ठीक है, और अगर मैं इसको अपनी मर्जी से x चर देना भी चाहूं तो मुझे x की घात कितनी रखनी पड़ेगी? 1। नहीं, x की घात अगर 1 होती है तो उसको ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं x की घात 1 लिखूं तो फिर ये तो 7x बन जाएगा, पर क्वेश्चन में तो 7 अकेला है, तो मुझे वेरिएबल लिखना, मुझे x चर लिखना भी है पर मुझे ये चाहिए भी नहीं। मतलब ऐसा कुछ लिखो कि सॉल्व करके 7 आए। बिल्कुल करेक्ट है, 0, ठीक है, x की घात 0। तो यहां से आपकी घात कितनी आ गई? 0। अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है ये। एक रूल होता है जो ऐसा कहता है कि किसी की भी पावर अगर 0 है, जैसे कि मैंने लिखा 9 और 9 की घात मैंने लिख दी 0, तो इसका आंसर हमेशा ही जो है वो 1 आएगा। अब इसके पीछे भी एक लंबा सा फॉर्मूला और एक्सप्लेनेशन है, वो तो अभी नहीं हो पाएगी, उसको हम कल करेंगे, है ना। अभी के लिए इतना सीख लो। तो अगर मैं आपको बोलूं 1000 की घात 0 तो उसका उत्तर भी कितना आएगा? 1। अगर मैं आपको बोलूं x की घात 0, 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के x की घात को 0 लिखा, क्योंकि अगर मैं x की घात को 1 लिखती तो मेरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता। अगर मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से x लूं और उसकी घात में 1 लिख दूं तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 4x², ठीक है, -3x जमा 7x, जबकि क्वेश्चन में तो x है ही नहीं भाई, क्वेश्चन में तो 7 अकेला है ना। तो अब अगर मैं x की घात 0 लिखती हूं और अगर मैं इसको सॉल्व करती हूं, 7x की घात 0 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बताओ। ये मैंने लिखा यहाँ पे 7 और ये x और x की घात 0। 7 और x की घात 0 आपस में क्या कर रहे हैं? गुणा। इसका मतलब 7 गुणा x की घात 0। x की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो मतलब यहाँ पे मैं x की घात 0 को हटा के 1 लिख सकती हूँ कि नहीं? यस मैम। तो कितने के बराबर आ जाएगा? 7 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो चीज मैंने लिखी है ये असल में 7 के ही बराबर है, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं, जैसे आप 7 को 7 गुणा 1 लिख सकते हो और इन दोनों की वैल्यू सेम रहती है, वैसे ही आप 7 को 7 गुणा x की घात 0 भी लिख सकते हो और इन दोनों की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। किस किस को ये पॉइंट समझ आया वो वाई टाइप करेंगे, जिसको डाउट है वो पूछ लो, क्योंकि अब थोड़ा सा 10th में एक बार और समझाना। है। और किसी ने माइक ऑन करके कुछ कहा तो, बट वॉइस नहीं आई। हम ऐसे कहे दोबारा दोबारा समझा दो, ठीक है, दोबारा इसको समझते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे, अच्छा इस चीज को समझते हैं सर, इसको समझेंगे तो फिर से समझ आ जाएगा। हमने कहा कि जब भी आप क्या लिखते हो, किसी की भी घात को अगर आप 0 लिखते हो तो उसका उत्तर हमेशा ही 1 आता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे मैंने कहा 9 की घात 0 है तो इसका उत्तर 1 आएगा। मैंने लिखा 1000 की घात 0 है तो इसका उत्तर भी 1 आएगा। मैंने लिखा x की घात 0 है तो इसका उत्तर भी 1 आएगा। मैं लिखूं y की घात 0 है तो इसका उत्तर भी कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने वही किया, मैंने यहाँ पे 7 के पास अपनी मर्जी से एक चर लिख दिया, जबकि 7 के पास तो कोई चर है ही नहीं। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में 7 अकेला है, पर मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी का x इसके साथ लगा दिया, ठीक है। तो जब आप कुछ अपनी मर्जी से करते हो तो आपकी मर्जी करने पर क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जो चीज आपको चाहिए वो भी हो जाए और आपका क्वेश्चन जो है वो भी ना बदले। तो मुझे x अगर यहाँ पे लगाना है तो मुझे x की घात को यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? तो उसकी एक्सप्लेनेशन फिर यहाँ पर है, क्योंकि जब मैंने इसको हल किया 7x की घात 0 को जब सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करके आया 7 गुणा x की घात 0। मतलब ये दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं ना, तो मैंने बस गुणा का निशान बीच में लगाया और कुछ नहीं किया। फिर मुझे पता है 7 तो ऐसा कैसा रहेगा, x की घात 0 का हल जो है वो 1 आता है, ठीक है। तो 1 लिख दिया, इसको गुणा किया तो 7 आ गया। तो असल में मैंने अपने सवाल को नहीं बदला है, क्योंकि जब मैं इस चीज को हल कर रही हूं तो वो 7 के ही बराबर तो आ रहा है।
ठीक है, तो मतलब मैंने अपना क्वेश्चन नहीं बदला। अभी क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? बताओ जरा। Yes, ma'am. मतलब बस इतना याद रखना है कि खुद से कभी चर लगाओगे ना तो उसकी घात में 0 लिख के आना, उसको अकेला मत छोड़ना। अगर आप इसको ऐसे लिख देते 7x, तब यहाँ पे ऐसा एग्जामिनर को लगेगा कि इसकी घात में 1 है, ठीक है। तो गलती से भी ऐसा मत करना, अपनी मर्जी से XYZ लगा रहे हो तो 0 हमेशा लिखना है, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं इसकी घात की। तो यहां पर हमने देखा बहुपद की घात देखने के लिए हमें चर की घात देखनी पड़ती है। चर की घात हमने देखी तो आ रही थी 2, 1 और 0। कैसी आ रही थी? 2, 1 और 0। अब हमने देखा कि चर की तो 3 घातें आ रही हैं, तो बहुपद की घात कौन सी होगी इसका पता भी तो लगाना पड़ेगा। तो बहुपद की घात, जो एक बच्चे ने बताया था, शायद प्रियंका ने बताया था, किसी ने तो बताया था कि सबसे बड़ी घात जो होती है चर की वही बहुपद की घात होती है। तो यहां पर देखो सबसे बड़ी घात 2 थी, तो हम कहेंगे इस बहुपद की घात भी कितनी होगी? 2. बताओ। 2. बहुपद की घात भी कितनी होगी? तो वो भी 2 होगी, ठीक है। चलो अब मैं एक और सवाल दूंगी, उसको ध्यान से बताना, उसका आंसर दो, फिर क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि वो अगर आपने ठीक बता दिया तो मतलब आपको समझ आ गया है। बताओ इस बहुपद की घात कितनी है? 40। पक्का? मैम 40. बिल्कुल सही है। 40. क्यों? सबसे बड़ी मैम घात। क्योंकि मैम ये सबसे बड़ी घात है. सबसे बड़ी है। ठीक है, सबसे बड़ी घात 40 है, इसलिए इस बहुपद की घात 40 है। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, कुछ बच्चे जो है सभी चरों की घात को जमा करके उसकी घात बना लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। जो आपको सबसे बड़ी घात दिख रही होगी उसको हम कहेंगे कि वो हमारे बहुपद की घात है, ठीक है। तो वो वाला जो कंसेप्ट आपका रह गया, अभी 2 कंसेप्ट रहे। एक तो ये कि किसी की घात अगर 0 है तो वो 1 के बराबर क्यों आता है, ये आपका सवाल है जो आपके मन में आना चाहिए था, पर चलो मैंने आपके मन में डाल दिया। याद रखना अगली क्लास में इसका आंसर आपने मुझसे पूछना है। और दूसरा ये कि कभी अगर कोई बटे में हो और जब उसको बटे से ऊपर लेके आओ तो उसकी घात -2 या माइनस की क्यों हो जाती है। और मजे की बात ये है कि ये दोनों ही कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, वैसे तो जुड़े हुए तो नहीं है, बट हाँ ठीक है थोड़े थोड़े हैं भी, चलो नहीं है, जुड़े हुए नहीं है पर है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा अगली क्लास में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना कि इसका आंसर बताओ पहले, ठीक है। चलो तो अभी के लिए बच्चों क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।